नमस्कार। संस्कार साइंस एकेडमी गुढ़ागोड़जी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। पिछले कालांश में हम समास पढ़ रहे थे और हमने अव्ययभावी समास की शुरुआत की थी। उसके बारे में हमने पढ़ा था, अव्ययभावी समास की परिभाषा पढ़ी, अव्ययभावी समास के उदाहरण पढ़े थे। हमने कौन से समास की बात कर रहे थे? हम अविभाव समास की चर्चा कर रहे थे। पिछले कालांश में हमने इसकी परिभाषा पढ़ी। अव्ययभावी समास की परिभाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है तथा उपसर्ग युक्त जो भी शब्द हैं वो अव्ययभावी समास के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी इसमें जो समस्त पद है वो भी अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। और एक बात और हमने पढ़ी कि पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं वो भी अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही आते हैं। यानी मुख्य बात थी कि पहला पद प्रधान, पहला पद अव्यय होता है। इस पर हमने चर्चा की थी। इसके बाद में हमने समास विग्रह के बारे में पढ़ रहे थे। तो समास विग्रह के बारे में हमने पिछले कालांश में पढ़ा था कि जिस उदाहरण में या जिस समासिक पद में पहला पद आ हो, यानी आ उपसर्ग हो या आ अव्यय हो, तो उसका हम जब समास विग्रह करते हैं तो उसके समास विग्रह करते समय शब्द के अंत में तक या पर्यंत शब्द जोड़ देते हैं। ये हमने पढ़ा था। उदाहरण भी हमने पढ़े थे। आजीवन, उसका हमने समास विग्रह किया था जीवन पर्यंत, और जीवन तक, आ जन्म, जन्म तक या जीवन जन्म पर्यंत, आ मरण, मरण तक या मृत्यु पर्यंत, आपाद मस्तक यानी मस्तक से पाद, पैरों तक। ये उदाहरण हमने पढ़े थे। इसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था कि जिस समास में पहला पद अव्यय के रूप में बे, नी, निर, निस ना हो, बे, निर, निस ना हो, उसका हम समास विग्रह करें तो क्या करेंगे? उसके शब्द के अंत में या तो हम रहित जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? रहित जोड़ेंगे, या प्रारंभ में हम जोड़ेंगे बिना। ये बातें हमने कल पढ़ ली थी। समास विग्रह भी हमने किया था, जैसे नालायक, जो लायक न हो, बिना लायक हो, बेवफा, वफा से रहित या बिना वफा के, निडर, बिना डर के या डर से रहित। ये उदाहरण हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि अव्ययभावी समास में और उदाहरण जिनकी हम चर्चा करेंगे आज। तो दो बातें हमने पढ़ ली थी कि अव्ययभावी समास में आ जिसका पहला पद आ उपसर्ग से बना हो तो उसके विग्रह करते समय अंत में हम तक लिखते हैं या पर्यंत लिखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था जिस पद में पहला पद बे, नी, ना, निर, निस उपसर्ग से बना हुआ हो तो उसके विग्रह के अंत में प्राय रहित जोड़ते हैं अथवा प्रारंभ में बिना शब्द लिख दिया जाता है। आज हम बात करेंगे नंबर 3, बात करेंगे अव्ययभावी समास में। अव्ययभावी समास में दो बातें हमने पढ़ ली थी। तीसरा आज अव्यय की हम बात करेंगे यथा। यथा यानी इसकी हम बात करें तो अव्यय शब्द यथा से बने हुए शब्दों का विग्रह करें हम। यानी जिस उदाहरण में या जिस शब्द में पहला पद यथा अव्यय हो, पहला पद यथा अव्यय हो तो अंत में उसमें हम क्या करेंगे? इसके यथा हो तो कोई भी शब्द है उसके अंत में हम लिखेंगे के अनुसार। एक कंडीशन तो ये है कि उसके अंत में हम लिखेंगे के अनुसार। क्या लिखेंगे? के अनुसार। और प्रारंभ में लिखेंगे जैसा या जैसी। अंत में तो लिखेंगे के अनुसार और प्रारंभ में हम लिखेंगे जैसा या
जैसा या जैसी, ये हम लिखेंगे। यानी यथा उपसर्ग या यथा अव्यय से बने हुए शब्द, उसका हम समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे, इसके समास विग्रह करते समय शब्द के अंत में लिखेंगे के अनुसार और प्रारंभ में लिखेंगे जैसा या जैसे। उसमें से एक आपको लिखकर समास विग्रह करना है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, उदाहरण के लिए हम जैसे कुछ उदाहरण लिखें हम, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा गति, यथा क्रम, यथा स्थिति, यथा शक्ति, यथा गति, यथा क्रम, यथा स्थिति, यथा संभव, यथा संभव। इसके अलावा उदाहरण लिखें, यथा योग्य, यथा योग्य। और इसके और अन्य उदाहरणों की हम बात करें, यथाक्रम हो गया, यथार्थ हो गया, यथा स्थिति हो गया, यथाशक्ति, यथा गति, यानी ये उदाहरण है। तो इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि यथा शब्द में सबसे पहला जो यथा शब्द है जो यानी अव्यय है, उसके बाद जो शब्द हैं उनके स्थान पर, यथा के स्थान पर या तो हम प्रारंभ में लिखेंगे, सॉरी अंत में लिखेंगे के अनुसार, या प्रारंभ में लिखेंगे जैसा जैसी। समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यथा अंत में हम इसके क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यथा शक्ति। समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यानी अव्यय, इसका अर्थ हमने क्या कर लिया, अनुसार। अंत में या तो अनुसार जोड़ेंगे इसकी जगह, या प्रारंभ में जोड़ेंगे जैसा या जैसी। तो पहला उदाहरण था यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दूसरा था यथा गति, क्या होगा समास विग्रह, गति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, गति के अनुसार। इसके बाद हमने पढ़ा था यथा संभव, तो क्या होगा, इसके प्रारंभ में हम जैसा जोड़ते हैं तो क्या होगा, जैसा संभव हो, यथा संभव, जैसा संभव हो। इसके बाद में यथाक्रम, क्या होगा, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। इसके अलावा हमने यथार्थ, यथार्थ यानी जैसा अर्थ हो,
यथार्थ, जैसा अर्थ हो। यानी मुख्य बात यही है कि अव्ययभावी समास में पहला पद अव्यय होता है। हमने 3 बातें पढ़ी कि जिस जहाँ आ उपसर्ग हो या आ अव्यय हो तो उसके जगह जो है अंत में हम लिखेंगे पर्यंत या तक लिखेंगे। इसके बाद में ये हमने देखा कि बे, ना, निर, निस, ये जो उपसर्ग हो या अव्यय हो इनका हम समास विग्रह करेंगे। तो जो जहाँ बे लगा होगा उसके अंत में हम लिखेंगे बिना, और प्रारंभ में लिखेंगे बिना और अंत में लिखेंगे हम रहित। क्या लिखेंगे? रहित। तो अव्ययभावी समास के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी। चौथी बात हम चर्चा करते हैं। चौथा जो अव्यय है वो है प्रति। कौन सा है? प्रति। प्रति, प्रति। देखो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यथा के लिए हम क्या अंत में के अनुसार लिखते हैं और प्रारंभ में जैसा, जैसी लिखते हैं। तो प्रति जहाँ अव्यय लगा हुआ हो उस अव्यय के अंत में हम क्या लिखेंगे? हर। प्रति का अर्थ क्या होगा? हर। प्रति का अर्थ होगा हर। और समास विग्रह जब हम करेंगे तो प्रति की जगह हम हर जोड़ देंगे। जैसे प्रत्येक, तो इसका समास विग्रह होगा हर एक। प्रतिशत, तो इसका समास विग्रह होगा हर शत। इसके अलावा प्रत्यंग, तो इसका होगा हर अंग। क्या होगा? हर अंग। यानी प्रति उपसर्ग जो है या प्रति अव्यय है उसका अर्थ होता है हर। जैसा हमने पढ़ा कि यथा जो अव्यय है, यथा अव्यय है उसका अर्थ हमने लिखा के अनुसार, के अनुसार। इसके अलावा आ का हमने अर्थ लिखा, आ का अर्थ लिखा तक या पर्यंत, तक या पर्यंत। उदाहरण जैसे हमने आजीवन का समास विग्रह किया तो क्या लिखा हमने? जीवन तक या जीवन पर्यंत। और आमरण का मरण तक या मृत्यु पर्यंत। इसी प्रकार यथाक्रम का हमने उसका अर्थ जोड़कर लिखा, उसके अंत में लिखा के अनुसार। तो हर प्रति का अर्थ होगा हर। जिस तरह से प्रत्येक तो हर एक, प्रत्यंग हर अंग, प्रतिशत हर शत। तो ये तो था। अब तक हमने अव्ययभावी समास की जो चर्चा की उसमें पहला हमने पढ़ा कि जहां आ उपसर्ग या आ अव्यय लगा हुआ हो तो उसके अंत में हम या तो लिखेंगे आ की जगह हम जो आ है उसकी जगह लिखेंगे तक या पर्यंत। और दूसरी हम जो चर्चा करें तो हमने पढ़ा कि जो बे, नी, नीर और निस उपसर्ग पहले लगा हुआ हो तो उसके अंत में लिखेंगे रहित और प्रारंभ में लिखेंगे बिना। जैसे हमने पढ़ा निडर, तो उसके प्रारंभ में हम लिखेंगे बिना डर के या अंत में लिखेंगे रहित। उसमें से बिना या रहित में से एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। और जिस प्रकार से नालायक, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि ना उपसर्ग आ गया, ना अव्यय आ गया, तो प्रारंभ में हम ना की जगह क्या लिखेंगे? बिना। बिना लायक के या जो ना पसंद हो, ना लायक हो। तो इस प्रकार से अव्ययभावी समास में हमने प्रति के बारे में पढ़ा, यथा के बारे में पढ़ा, आ, बे, नी, निर के संबंध में हमने पढ़ा। और अव्ययभावी समास के बारे में अब जो पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं
उनकी चर्चा करेंगे। यानी एक ही शब्द की जब दो बार आवृत्ति होती है तो वो भी अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही आता है। जैसे मारा मारी, पुनरावृत्ति वाला शब्द है, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है, मार के बाद मार। दूसरा चला चली, चलने के बाद चलना। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। यानी एक शब्द की जब दो बार आवृत्ति होती है या एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो वो भी अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही आता है। तो वो शब्द हम देखें। अव्ययभावी पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द। पुनरावृत्ति यानी एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होना। एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होना, एक शब्द की तुरंत बाद दूसरा शब्द आना पुनरावृत्ति है। तो अव्ययभावी समास में इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उसको अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही माना जाता है। जैसे मारा मारी, मारा मारी। समास विग्रह क्या होगा? मार के बाद मार। इसी प्रकार से चला चली, चलने के बाद चलना। भागम भाग, भागने के बाद भागना। भागने के बाद भागना। कल हम तत्पुरुष समास के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।